आज हम आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताने जा रहा हूँ। यह टॉपिक हाई स्कूल से लेके कंपटीशन में आपके काम का है, क्योंकि हाई स्कूल में भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत हो जाती है, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे नाम लिखने होते हैं और कंपटीशन में जाके यही नाम काफ़ी बड़े और कठिन हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखना आईपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। पहले तो आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की संख्या लगभग 18 करोड़ है। उनका सामान्य नामकरण याद करना बहुत ही कठिन है, तो हम एक क्रमबद्ध नामकरण की शुरुआत किए हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसकी सहायता से हम सभी मॉलिक्यूल का आईपीएसी नाम लिख लेते हैं। आईपीएसी नाम लिखने के पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वह आपको 4 प्रकार से दिए जा सकते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन जो 2 डायमेंशन में होता है, ब्लैक बोर्ड पे होता है या कॉपी पे होगा, वह 4 प्रकार से आप लिखते हैं। उन 4 प्रकारों में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वह है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो पहले आप इन 4 प्रकारों को थोड़ा थोड़ा समझिए। लिविस और डॉट स्ट्रक्चर। लिविस और डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है वह जिन एटम से बना हुआ है उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हुए उनकी बॉन्डिंग को दिखाते हैं। जैसे यदि मान लीजिए हमको मीथेन का दिखाना हुआ तो C, अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 ये H हो गया। ये आपका हो गया लिविस और डॉट स्ट्रक्चर। तो लिविस या डॉट स्ट्रक्चर में हम उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन के बीच या जितने भी बंध बन रहे हैं उन सबको दिखाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिविस और डॉट स्ट्रक्चर। केकुले और डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड द्वारा दिखाते हैं और डैश दिखाते हैं। जैसे इसी को दिखाना हुआ तो हम ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा है डैश स्ट्रक्चर। कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, मान लीजिए इथेन है तो ऐसे दिखा देंगे। यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से ये इथेन हो गया, ये मीथेन हो गया। तो लिविस स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं, वहीं पे डैश स्ट्रक्चर या केकुले स्ट्रक्चर में हम डैश की सहायता से कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं जिन जिन एटम के मध्य यह बंध बनता है। कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में हम जो ये डैश स्ट्रक्चर है इसमें से कुछ बॉन्ड को हम कम कर देते हैं, या तो सभी बॉन्ड को एकदम आप समाप्त कर देंगे या तो कुछ। जैसे इथेन का है तो इथेन में यदि हम लिख दें CH3 तो ये आपका हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। यदि मान लीजिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन को आप लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर है। या इसी को और कंडेंस रूप में लिखना हो CH3 CH2 का 2 और CH3, ये सब कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म में हम कोवैलेंट बॉन्ड जो डैश स्ट्रक्चर में दिखाते हैं उसमें से कुछ बॉन्ड दिखा भी सकते हैं और नहीं तो एकदम नहीं दिखाते, सीधे सीधे कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, यानी संघनित रूप में लिखते हैं। लेकिन जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसी को देके आईपीएसी में आपको नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है। जैसे 4 कार्बन का यदि आपको देना हो तो हम ऐसे दे देंगे। ये आपका हो गया ब्यूटेन। यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को नहीं दिखाते और जितने मोड़ हैं उस मोड़ पे कार्बन विराजमान है। एक किंक है, एक क्लिंक है यहाँ, तो 1 2 3 4। या ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। या एरोमेटिक में आप देख लीजिए, यहाँ पे भी 6 कार्बन आपके मौजूद हैं। कभी कभी हाइड्रोजन को दिखा भी देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिया गया। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है।
तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने प्रकार से मॉलिक्यूल आपको दिए जाएंगे जिसका नामनक्लेचर करना है। तो इन्हीं में से किसी एक रूप में आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा और आपको उसका IUPAC नामनक्लेचर रखना है। अब आइए, IUPAC नामनक्लेचर लिखते समय हमने कहा कि IUPAC नामनक्लेचर एक क्रमबद्ध नामनक्लेचर है। इसमें एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में हम एक आपको फार्मूला डिराइव बता रहे हैं। उस फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी कंपाउंड का, चाहे वह छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे बड़ा कंपाउंड हो, सबका IUPAC नेम लिख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले वर्ड रूट को लिखते हैं WR और इसके आगे 2 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स और पीछे भी 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये आपका एक फार्मूला हो गया जिसके आधार पे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामनक्लेचर करेंगे। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझिए कि वर्ड रूट क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। यानी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का सबसे बड़ा नामनक्लेचर ये 5 कंपोनेंट होंगे, 1 2 3 4 5। और जो सबसे छोटा नामनक्लेचर होगा, जो हाई स्कूल में बच्चे लिखते हैं, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। तो सबसे छोटा नामकरण में वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स, यह छोटा होगा, सबसे छोटा नाम, जिसमें 2 चीजें होंगी, वर्ड रूट जनक कार्बन की संख्या और 1 डिग्री सफिक्स माने कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। और उसके अलावा अब इससे छोटा कोई भी नामनक्लेचर IUPAC में नहीं होगा। और सबसे बड़ा नामनक्लेचर ये 5 कंपोनेंट रखेगा, 1 2 3 4 5। इन 5 में से जरूरी नहीं है कि पांचों हर में हो, जो होंगे उसका आप नामनक्लेचर करेंगे और जो नहीं होंगे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑर्डर यही होगा, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। जैसे सबसे छोटा नामनक्लेचर एल्केन का हो जाएगा, मान लीजिए हमने ये रख दिया, तो अब इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और सब सिंगल बॉन्ड द्वारा है। तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट जो लिखेंगे पेंट लिखेंगे और प्लस 1 डिग्री सफिक्स सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो एन लिख देंगे, तो इसका नामकरण हो जाएगा पेंटेन। आप जब भी IUPAC नामनक्लेचर लिखेंगे वह इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में लिखने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखने पे आपकी गलतियां अवश्य होंगी। इसलिए जब भी लिखिए IUPAC नामनक्लेचर उसको अंग्रेजी में ही लिखिए। अब इन 5 कंपोनेंट का, 5 घटकों का क्या मतलब है ये समझिए। सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट आपको बताता है कि उस यौगिक में कार्बन की कितनी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो यानी वर्ड रूट की सहायता से हम उस कार्बनिक यौगिक में जितनी संख्या कार्बन की होती है उसको लिखते हैं। अब ये संख्या कैसे गिनते हैं? इस संख्या को गिनने के लिए हम सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग। इसकी विशेषता क्या होगी? ये कंटेन करेगा फंक्शनल ग्रुप, यानी हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को उस चेन में लेने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स के बाद मल्टीपल बॉन्ड और तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। यानी जो हमारी कार्बन की श्रृंखला होगी, जो कार्बन की संख्या को वर्ड रूट बताएगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। इस सीक्वेंस में होना चाहिए कि पहले हम फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे तो चाहे मल्टीपल बॉन्ड उसमें आए या ना आए, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को रखेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के। यदि तीनों हैं तो हम इस क्रम में रखेंगे।
अभी इसको और विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। और यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो मेथ, 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हेक्स, 7 होगी तो हेप्ट, 8 होगी तो ऑक्ट, 9 होगी तो नॉन और 10 होगी तो डेक। उसके बाद 11 होगी तो अनडेक, दो डेक। आपको 10 तक याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका कार्बन की संख्या को बताने वाला वर्ड रूट है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन और डेक। दूसरा है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? यह बताता है कि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है कि कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए जो सफिक्स होगा एन शब्द यूज होगा, ANE। और यदि डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स ENE यूज होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स YNE यूज होगा। ये 2 डिग्री सफिक्स जो है यह बताता है क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक को स्पेशल प्रॉपर्टी प्रदान करता है, अर्थात यह कार्बनिक यौगिक का बास होता है। पूरी रिएक्टिविटी जो केमिकल की रिएक्टिविटी होती है एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे संपादित होती है। तो इस 2 डिग्री सफिक्स को क्रियात्मक समूह कहते हैं। इस क्रियात्मक समूह के नामनक्लेचर के लिए डिफरेंट नाम है। जैसे यदि एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसके लिए अल यूज हुआ, कीटोन है तो ओन शब्द यूज हो गया। इसी प्रकार से OH है तो आल यूज होता है। तो और अगर COOH है, कार्बोक्सिलिक है, तो इसके लिए OX सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज हो गया। तो इस प्रकार से सेकेंडरी सफिक्स यानी क्रियात्मक समूह का हम जो नामनक्लेचर IPAC में है, OIC है COOH के लिए, CHO के लिए अल है, इसके लिए कीटोन है तो इसका IPAC नेम में ओन लग जाता है। इस प्रकार से अभी और हम आपको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनको बताएंगे। अब आइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है वह एरोमेटिक है, एलिफैटिक है, यानी साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर को, साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर। यदि हमारा जो कंपाउंड दिया हुआ है वह साइक्लिक नेचर का होता है तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो शब्द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। यदि वह नहीं है, जैसे मान लीजिए हम ये आपको दे दें, अब यहाँ पे वर्ड रूट 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स यूज हो जाएगा। और सब सिंगल बॉन्ड से है तो एन यूज हो जाएगा। और ये चूंकि साइक्लिक है तो यहीं पे पहले यूज हो जाएगा साइक्लो, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये नामनक्लेचर में एक ही वर्ड में लिखते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए ये है तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री प्रीफिक्स उस कार्बन के यौगिक में सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। किसको बताता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट जो होता है प्रतिस्थापी, हिंदी में है। प्रतिस्थापी क्या होता है बेटा? जब आप कार्बन की श्रृंखला लंबी चुनते हैं
तो यदि उसमें कहीं कट आ जाए, जैसे यदि आप मान लीजिए ये कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पे हम लगा दिए मान लीजिए Cl, तो यदि हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप आ जाता है जिसकी वजह से जब आप काउंटिंग करते हैं तो एक कट लग गया, इस कट को हम प्रतिस्थापी कहते हैं। इस कट को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। यदि यह क्रियात्मक समूह है तब तो हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करेंगे, और यदि वह प्रतिस्थापी है तो हम 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। इसका मतलब आपको प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह में अंतर मालूम होना चाहिए। तो प्रतिस्थापी के रूप में आपका जितना भी हैलोजन है जैसे Cl, Br, I, ये सब प्रतिस्थापी के रूप में यूज होता है, या ये NO2, नाइट्रो, ये आप क्रियात्मक समूह भी जानते हैं लेकिन यह भी प्रतिस्थापी के रूप में यूज होता है। इसके अलावा NO, नाइट्रोसो, यह भी प्रतिस्थापी है। और जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो एक क्रियात्मक समूह तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज होता है और बाकी क्रियात्मक समूह आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। यदि मान लीजिए इस फार्मूले का प्रयोग करके आपको एरोमेटिक कंपाउंड लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ये भी समझ लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड में ये जो 3 चीज़ें हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और वर्ड रूट, यह स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता है। यानी बेंजीन मान लीजिए ये है, तो इस बेंजीन में 1 डिग्री प्रीफिक्स भी शामिल है, वर्ड रूट भी शामिल है और 1 डिग्री सफिक्स भी शामिल है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्रियात्मक समूह लगेगा तो वह 2 डिग्री सफिक्स के रूप में यूज होगा, और यदि प्रतिस्थापी लगेगा तो वह 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। जैसे यदि हम यहाँ पर लगा दिए COOH और यहाँ लगा दिए OH, तो इन दोनों में ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये आपका 2 डिग्री सफिक्स के रूप में यूज होगा, और ये जो है 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। तो यहाँ से यदि आप नॉमेनक्लेचर कहेंगे तो 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन और COOH के लिए आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से मान लीजिए ये है, यहाँ यदि हम Cl लिख दिए, यहाँ Br लिख दिए, तो अब ये दोनों प्रतिस्थापी है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है, तो इन दोनों का नामकरण 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में होगा। और चूंकि इस Cl के लिए क्लोरो आएगा और इस Br के लिए ब्रोमो आएगा, तो जो अल्फाबेटिकली रूप से ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, B पहले आएगा, C बाद में आएगा। तो हम कहते क्या है, नंबरिंग तो हम बेटा इधर से अब करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो और ये बेंजीन। तो आप ये समझ गए कि ये जो 5 कंपोनेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से आप चाहे एलिफैटिक कंपाउंड हो चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, सबका नामनक्लेचर आप कर लेंगे। अब हम दूसरी नामनक्लेचर की श्रृंखला में आपको और भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद बेटा।